Hello everyone, welcome to part 2 of chapter wise topics for sequence based questions। यहाँ पर हम लोग क्लास 12th के जितने भी चैप्टर वाइज टॉपिक्स बन रहे हैं जहाँ से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस रीनीट में या फिर आने वाले किसी भी नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेक श्योर आप पार्ट 1 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा नीट एग्जाम के दिन। टाइम अब नहीं रहा है, बाद में वीडियो मिलेगा, रिग्रेट ही होने वाला है। उससे पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, 11th डिस्कस्ड है एंड इस वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे विच इज क्लास 12th। जितने भी उस तरह के क्वेश्चंस पूछता है जहाँ 4-5 स्टेटमेंट दे रहा है एंड उसे बोल रहा है कि आप सीक्वेंस में रीअरेंज करिए, तो उस तरह के सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड आई गारंटी यू कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो भी बनेगा इसी सीक्वेंस बेस्ड टॉपिक से बनने वाला है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12th का पहला चैप्टर है। सबसे पहला क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है वो है एंथर। जो एंथर होता है उसकी वॉल लेयर्स से, वॉल का जो लेयर होता है सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस, उसके अंदर होता है एंडोथीसियम, फिर होता है मिडिल लेयर और सबसे अंदर होता है टेपटम की लेयर। तो बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर आपसे पूछ सकता है, मैं बाहर से अंदर बता रही हूँ, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड देन टेपेटम। अब इसी टेपटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू मिलता है। टिश्यू किससे बनता है? सेल्स से बनता है। तो उनके सेल्स को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल, क्योंकि यही सेल्स हैं जो आगे चल करके डिवाइड करके पॉलन ग्रेन बनाता है, इसलिए पॉलन मदर सेल। अब होता क्या है कि यही स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट पॉलन मदर सेल्स मियोसिस करके 4 सेल्स बनाती है, 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। माइक्रोस्पोर का यही जो है एक साथ ही आ जाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। ये जो टेट्राड है, जब एंथर का डिहाइड्रेशन होगा, पानी जब रिलीज होगा, ड्राई होगा जैसे जैसे, तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये अलग अलग हो जाती हैं एंड अलग अलग 4 माइक्रोस्पोर बनाती हैं, फ्री माइक्रोस्पोर्स। अब इन्हीं माइक्रोस्पोर के अंदर अनइक्वल माइटोसिस होता है, तो 2 सेल्स बनती हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। सो यहाँ पर हम लोग एक माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं। एक माइक्रोस्पोर जब अनइक्वल माइटोसिस करेगा तो वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल बनता है एंड इस पूरे सेल को हम लोग यंग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। एंड जब आगे चल के यही जेनरेटिव सेल में डिवीजन होता है तो 2 मेल गैमिट्स बनती हैं एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे सेल को मैच्योर पॉलन ग्रेन बोला जाता है। यहाँ पर वेजिटेटिव सेल है, 2 मेल गैमिट्स हैं, दैट इज अ मैच्योर पॉलन ग्रेन। सो दिस इज द सीक्वेंस विच यू हैव टू रिमेंबर। इसके साथ में आपको याद रखना है कि एक पॉलन ग्रेन जो होता है उसकी बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन में ही जो एक्साइन होता है वो स्पोरोपोलेनिन की लेयर होती है, स्पोरोपोलेनिन इसमें प्रेजेंट होता है। एक्साइन के अंदर आएंगे तो इंटाइन प्रेजेंट होगा एंड इंटाइन के और अंदर आएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है पॉलन ग्रेन की। सो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर किसी भी तरह से पूछ सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसी चैप्टर पर। बेसिक सा इस डायग्राम से आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। जो यहाँ से बन रहा है, पहला प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है ओव्यूल। किस तरह से जुड़ा होता है? प्लेसेंटा से जुड़ा होता है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से हाइलम और फिर हाइलम के बाद आता है माइक्रोपाइल, ये वाला रीजन। सो प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, हाइलम एंड देन माइक्रोपाइल। इस तरह से भी सीक्वेंस पूछ सकता है। बाहर से अंदर की तरफ कौन सी लेयर होती है? सबसे बाहर होता है आउटर इंटेगुमेंट, उसके अंदर होता है इनर इंटेगुमेंट, फिर ये न्यूक्लियस का पूरा रीजन होता है एंड द न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है। सो इस तरह से पूछ सकता है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस एंड देन एम्ब्रियो सैक। इस ओव्यूल के 2 पॉइंट्स होती हैं, 2 पोल्स होते हैं ना, जैसे हमारे अर्थ का जो पोल है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वैसे ही यहाँ पे ओव्यूल के 2 पोल्स हैं, माइक्रोपाइलर पोल और एक होता है चैलेजल पोल। मैं आपको चैलेजल पोल के बेसिस पर बता रही हूँ, बाकी आप माइक्रोपाइलर पोल पे भी आप समझ सकते हैं। सो अगर हम चैलेजल पोल से स्टार्ट करें ना तो चैलेजल पोल या फिर चैलेजल एंड को बेसल एंड भी बोला जाता है, ठीक है। इस बेसल एंड यानी चैलेजल एंड के थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर क्या मिलता है? एंटीपॉडल सेल्स मिलेंगी। उसके ऊपर क्या मिलेगा? पोलर न्यूक्लियाई मिलेगा, पोलर सेल वाला जो है रीजन, एंड उसके ऊपर एग एंड सिनर्जिड्स मिलती हैं एंड उसके ऊपर आप जाओगे तो माइक्रोपाइलर एंड है। तो चैलेजल एंड से माइक्रोपाइलर एंड का सीक्वेंस पूछ सकता है, नीट में पूछा हुआ है। कैसे याद रखी हूँ मैं इसको? आंटी को बोलेंगे, आंटी आप बेस पर चली जाइए, बेस यानी बेसमेंट से याद रख सकते हैं, आंटी बेस पर चली जाओ।
तो आंटी कहाँ जाएंगी, चैलेजल एंड यानी बेसल एंड पर। तो चैलेजल एंड बेसल एंड के बाद एंटीपोडल सेल्स, देन पोलर न्यूक्लियाई एंड एग एंड सिनर्जिड्स एंड देन द माइक्रोपाइलर एंड। इसी में आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस जो है ये इसमें सेल्स का ये पूरा गुच्छा होता है, ठीक है। सेल्स होती है इसके अंदर, न्यूक्लियस वाली जो लेयर है उसकी सेल में एक प्रोमिनेंट जो होता है, एक सेल जो होता है बड़ा हो जाता है, लार्ज होता है, फंक्शनल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बोला जाता है, क्योंकि यही आगे चल के मेगास्पोर बनाएगा एंड मेगास्पोर से एक पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक बन जाता है। सो ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल में ही मियोसिस होता है, और मियोसिस होता है तो हमें मालूम है कि 4 सेल्स बनती हैं, 4 सेल्स बनेंगी, हैप्लॉइड होगा ये क्योंकि मियोसिस हुआ है। सो इनमें से 4 सेल्स में से इस तरह से ये अरेंज होता है एंड नीचे के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक बस बचता है विच इज़ नोन एज नाउ फंक्शनल मेगास्पोर, ये हैप्लॉइड होता है। अब यही फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस होगा, 3 बार माइटोसिस होगा, 8 सेल्स बनेंगी, ऊपर 4 नीचे 4, और ये सब मिला करके पूरा का पूरा एक एम्ब्रियो सैक बना लेता है। इतना मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया, ताकि आप इस सीक्वेंस को याद रख सकें कि किस तरह से सीक्वेंस में ये पूछ सकता है कि किस तरह से एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होता है। सो फंक्शनल मेगास्पोर ने माइटोसिस किया, यही हैप्लॉइड वाला, ये माइटोसिस 1 करेगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, दोनों अपोजिट पोल्स पर चली जाएंगी, फिर माइटोसिस होगा, उसमें 2 और न्यू बनेंगी, वो भी दोनों ऐसे ही रहेंगी पोल्स पर ही, एंड फिर माइटोसिस होगा, 2 और बनेंगी, ऐसे ऐसे पोल्स पर रहेंगी। अब ऊपर 4 है और नीचे भी 4 है, अब दोनों में से एक एक आ जाएगा अंदर की तरफ, यानी 2 न्यूक्लियस जो है बीच में आएगा, ठीक है, जो कि सेंट्रल सेल बनाता है। ऊपर के 3 2 सिनर्जिड्स बना लेगा और एक एग बना लेगा, और ये जो नीचे के 3 है ये 3 थे एंटीपोडल्स के सेल्स बना लेंगे। सो इस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक होता है, इट इज़ 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, क्योंकि बीच वाले एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इस तरह से 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनता है। इस वाले एम्ब्रियो सैक के डायग्राम्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ऊपर चैलेजल एंड है, उसके बाद क्या है, एंटीपोडल्स है, फिर पोलर न्यूक्लियाई है विच इज़ द सेंट्रल सेल एंड देन द एग, एंड उसके बाद सिनर्जिड्स प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जब होती है तो मेल गैमेट्स 2 हमने बताया था ना, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, उसमें से एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है, तो एक मेल गैमेट हैप्लॉइड है, एग कैसा है, हैप्लॉइड है, दोनों मिलेंगे तो फ्यूजन होगा, इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, एंड जाइगोट आगे चल के प्रो एम्ब्रियो बनाता है एंड फिर एम्ब्रियो बन जाता है। एंड वही एक दूसरा मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर के फ्यूज होगा, ये 2 न्यूक्लियाई जो है हैप्लॉइड इनके साथ में मिलेगा एक और हैप्लॉइड, तो तीन फ्यूजन हो रहे हैं ना, 3 लोग फ्यूज कर रहे हैं, लोग का मतलब है कि 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रही है, एन एन एन, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। एंड ये क्या बनाता है, PEN बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये किस में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, तो वो जो सेल है उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे, एंड उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है कि वो जो प्रो एम्ब्रियो था ना, जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो कैसे कैसे मूव करता है, एम्ब्रियो सबसे पहले ग्लोबुलर मिलता है, फिर हार्ट शेप मिलता है, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो मिलता है। सो गोल होगा पहले, फिर दिल बनेगा, हार्ट बनेगा, एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो, ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। सो ओवरऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से इतने ही सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस मेरे ख्याल से तो फ्रेम हो सकते हैं। आइए इस पर जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन सीक्वेंस बेस्ड पूछे हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लिया जाए। ऐसे ही मैं हर चैप्टर के आपको सीक्वेंस कराऊंगी, एंड उसके बाद में जितना भी उस चैप्टर से PYQ पूछा है सीक्वेंस वाला वो सब सॉल्व करवा दूंगी। माफ़ी चाहती हूँ प्रैक्टिस सीट में नहीं बना पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला मेरे को। मैं बस सोच रही थी कैसे भी करके आपको पार्ट 2 प्रोवाइड कर दूं ताकि कल आपका पेपर है तो आप उसको अच्छे से दे पाएँ। आप सिर्फ इतना भी कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत सही होगा। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से नीट में कितने PYQs पूछे हैं देखते हैं। सबसे पहला PYQ मैंने लिया है नीट 2023 में पूछा हुआ था। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंसली आर। सो हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड देन ट्रिप्लॉइड। पूरे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक ही ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमने पढ़ा ना, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो 3rd नंबर पे आना चाहिए। 3rd नंबर पर आएगा तो ऑप्शन नंबर 3 या 4 दोनों में से कोई एक हो सकता है, 1 और 2 तो नहीं होने वाला है।
अब अभी हमने पढ़ा कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तो कैसा होगा जाइगोट? डिप्लॉइड होगा, यानी सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए? जाइगोट आना चाहिए, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। सबसे पहले हैप्लॉइड सिनर्जिड्स होती हैं, उसके बाद जाइगोट डिप्लॉइड होता है, एंड देन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नीट 2026, ताजा क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है? अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी मेल गैमेटोफाइट विच इज द पॉलन ग्रेन, उसका डेवलपमेंट पूछ रहा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या आएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू आएगा, उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगी, पॉलन मदर सेल्स मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगी एंड देन पॉलन ग्रेन बन जाएगा। सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले बी है स्पोरोजिनस टिश्यू, उसके बाद डी है पॉलन मदर सेल्स, उसके बाद ए है माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड लास्ट में सी है पॉलन ग्रेन्स। अगर आपको सिर्फ लास्ट का स्ट्रक्चर मालूम है पॉलन ग्रेन्स, तो भी आप आंसर लगा के आराम से आ सकते थे। सी क्या है? पॉलन ग्रेन लास्ट में होगा, एंड ऑप्शन नंबर 4 में ही ये दिया हुआ है सी लास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। BDAC इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेकेंड चैप्टर, इस पे मूव करते हैं हम लोग। स्पर्मेटोजेनेसिस का सीक्वेंस पूछ सकता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? हाइपोथैलेमस जो है हमारा, हाइपोथैलेमस वो GnRH रिलीज करेगा। GnRH जो है एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के दो हिस्से होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर वाले हिस्से पर वो एक्ट करेगा एंड LH और FSH को रिलीज करवाएगा। LH क्या करता है? ये वाले डायग्राम से आप समझिए, ये एक जो ये सारे गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये सेमिनिफरस टिब्यूल्स हैं। उसके बाहर के एरिया को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, उसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कमिंग बैक, LH क्या करेगा और FSH क्या करेगा? अब ये जो LH है वो क्या करता है? LH लेडिक सेल्स पर एक्ट करेगा। लेडिक सेल्स यानी वही इंटरस्टिशियल सेल्स को ही बोलते हैं। लेडिक सेल्स पर एक्ट करेगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाएगा, एंड ये क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करवाएगा, प्रोसेस को, ठीक है, यही करवाएगा। FSH क्या करेगा? FSH जो है सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा। सर्टोली सेल्स वो सेल्स हैं जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स ABP सिक्रीशन करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकलवाता है, एंड ये क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आखिर होती कैसी है? जितने भी स्पर्मेटोगोनिया की सेल्स होती हैं उसमें से मैंने एक सेल उठाया है। एक सेल डिप्लॉइड होता है, यानी 2N। जो डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया है वो बहुत सारा माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाती हैं, और उनमें से कुछ माइटोसिस करके जो है वो डिफरेंशिएट कर जाती हैं। डिफरेंशिएट करके क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन करके क्या करा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो कि डिप्लॉइड है, ये मियोसिस 1 करेगा। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी क्रोमोसोम का नंबर हाफ ऑफ हो जाएगा और 2 सेल्स तो बनेंगी ही। 2 सेल्स बनी, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, N और N, एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। अब इन्हीं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगी और इस वाले से 2 सेल बनेगा एंड इस वाले से अगेन 2 सेल बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है, जस्ट 2 सेल्स बनती हैं। हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहता है, क्रोमोसोम में कोई भी चेंज नहीं आता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बन गई हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड्स है इनका डिफरेंशिएशन होगा और ये किस में चेंज हो जाएंगी? स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में चेंज हो जाएंगी। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी एंड देन स्पर्मेटिड्स, एंड उसके बाद में स्पर्मेटोजोआ नोन एज स्पर्म। स्पर्म से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। स्पर्म सबसे ऊपर क्या आता है? हेड आता है, उसके नीचे नेक आएगा, फिर मिडिल पीस वाला रीजन एंड देन टेल आता है। हेड में ये 2 पार्ट्स होती हैं। ऊपर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो एक्रोजोम है, एंड हेड में ये इसके नीचे जो होता है न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। एंड उसके बाद आता है नेक। नेक में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से जो मोटिलिटी है इसके अंदर आता है स्पर्म में। फिर आता है टेल। सो ये सीक्वेंस था, यहाँ से जो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अब ये स्पर्म बन गया है। स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा भी गया है। सबसे पहले स्पर्म कहाँ बना है? सेमिनिफरस टिब्यूल में,
वहाँ से क्या होगा, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस निकलती हैं, ये वाला। रेटी टेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया, ये वाला। वासा एफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस यहाँ पे शो हो रहा है। एपिडिडाइमिस के बाद में जो बाहर निकल जाता है टेस्टिस से, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट में जाता है, फिर यूरेथ्रा में ओपन होता है और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है आउटसाइड। सो दिस इज द सीक्वेंस: सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड देन आउटसाइड। नेक्स्ट सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, कैसे ओवरी से ये अंदर की तरफ यूट्रस की तरफ जाता है सारा पार्ट्स। ओवरी स्टार्ट होता है, ओवरी के बाद फिम्बरी आता है, फिम्बरी के बाद में इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के ऊपर आता है एम्पुला, एंड उसके बाद है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ये वाला रीजन। उसके ऊपर क्या आएगा, इस्थमस आएगा, एंड देन यूट्रस आएगा। आपको ये यूट्रस से लेकर ओवरी तक भी पूछ सकता है, कम चांस है पूछने का, बट मैं आपको बता रही हूँ कि क्या पूछ सकता है। ओवरी से यूट्रस तक पूछ सकता है या फिर यूट्रस से ओवरी तक पूछ सकता है। मैंने आपको ओवरी से यूट्रस तक का पाथ बताया है। ओवरी, फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, इस्थमस एंड देन यूट्रस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, हम बस सीक्वेंस पर फोकस करेंगे। पहला, एफएसएच जब भी राइज करेगा तो फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है। एफएसएच बढ़ेगा तो फॉलिकल्स की ग्रोथ होंगे। फॉलिकल जो है प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल में आएगा, फिर टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। अब ग्राफियन फॉलिकल जब फटता है, ओव्यूलेशन होती है जब एलएच का राइज होता है, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है तब निकलेगा, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट होता है, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकल गया, तो अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बाइकन्स में चेंज हो जाता है। तो ये सीक्वेंस है, एफएसएच जब राइज करेगा तो फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा, फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा तो ईस्ट्रोजन सीक्रेट करेगा वो लोग, ईस्ट्रोजन सीक्रेट होने के बाद में फिर आता है एलएच का सर्ज, एलएच सर्ज होता है, एंड फिर 14th डे पर ओव्यूलेशन हो जाती है। तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस है, आपको याद रखना है। अब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये जो इवेंट्स होते हैं इसको भी सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होता है, फिर फॉलिकुलर फेज आता है, एंड उसी में प्रोलिफरेटिव फेज होता है। फॉलिकुलर फेज विथ रिस्पेक्ट टू ओवेरी में जो इवेंट्स हो रही हैं, एंड प्रोलिफरेटिव फेज विथ रिस्पेक्ट टू यूटराइन में जो इवेंट्स हो रही हैं, यूट्रस में जो इवेंट्स हो रही हैं, दोनों एक साथ होती हैं ना। सो फॉलिकुलर फेज के साथ में प्रोलिफरेटिव फेज, एंड ल्यूटियल फेज के साथ में सिक्रीटरी फेज, एंड देन द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। सो ये 3 सीक्वेंस इस पेज पे हैं। नेक्स्ट नीट का पीवाईक्यू भी है, यहाँ से पूछा था आपको बाहर से लेकर के अंदर की तरफ मूव करना है। बेसिकली ये एक ओवम है, जिसका ओवम का स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर जो होती हैं सेल्स होती हैं कोरोना रेडिएटा की, उसके अंदर आते हैं तो लेयर एक प्रेजेंट होता है जोना पेल्यूसिडा का। जोना पेल्यूसिडा के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, पेरीवाइटेलाइन स्पेस बोलते हैं, एंड उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ओवम का। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ओवम का जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट रहता है। तो वही जब स्पर्म इंजेक्ट करेगा तो स्पर्म का न्यूक्लियस एंड इस ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, वो आगे की प्रोसेस है। आपको लेयर्स पे ध्यान रखना है, कोरोना रेडिएटा, देन जोना पेल्यूसिडा, पेरीवेटेलाइन स्पेस, एंड लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ऊपर मैंने जैसे आपको बताया पूरा फ्यूजन किस तरह से होता है, इसका एक सीक्वेंस बन रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ आप इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, जब स्पर्म वजाना में एंटर करेगा तो कैपेसिटेशन होता है, स्पर्म में कुछ एक्रोसोमल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो एक्टिव हो जाता है। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद में ये जो स्पर्म है जब जाता है ओवम के पास में, ओवम की जो लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा उसके साथ में इंटरैक्ट करेगा एंड पेनिट्रेट करता है वहाँ पर जोना पेल्यूसिडा पेनिट्रेशन। उसके बाद में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करेगा, फिर जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियस जो है वो मेल प्रो न्यूक्लियस एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस जो कि ओवम का है, दोनों फ्यूज करेंगे एंड देन जाइगोट बना लेगा। एंड फिर जाइगोट का अलग से एक सीक्वेंस बनता है। जाइगोट जो है सबसे पहले 2 सेल में कन्वर्ट होता है, 2 सेल के बाद में 4 सेल, फिर 8 सेल। ये वाला जो 8 सेल स्ट्रक्चर है इसको मोरूला बोलते हैं हम लोग। मोरूला जो है ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। जब मोरूला में से बाहर वाली लेयर जोना पेल्यूसिडा हट जाती है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टोसिस्ट,
उसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर जोना पेलिसोइडा की लेयर नहीं होती है। एंड यही ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्राइन वॉल के साथ में इम्प्लांटेशन होता है, यही जाकर के जुड़ता है। इस ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर्स होती हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर बाहर वाली एंड देन इनर सेल मास। तो ये सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है, जाइगोट से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 8 सेल को मोरुला एंड देन ब्लास्टोसिस्ट एंड फिर ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास होता है। नेक्स्ट सीक्वेंस, जैसे कि वो डायग्राम से पूछा था ना कोरोना रेडिएटा वाला, तो मैंने सोचा यार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया का कोई भरोसा नहीं है। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो फीटस से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फीटस जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा वाले रीजन में जाता है। प्लेसेंटा वाले रीजन जो है यूटराइन वॉल से जुड़ता है। यूटराइन वॉल जो है मदर की वॉल जो है यूटरस, वहाँ से जुड़ता है। एंड देन यूटराइन वॉल किसका है? मदर का है। सो मदर का यूटराइन वॉल, प्लेसेंटा, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड एंड देन फीटस, इस तरह भी पूछा जा सकता है, या फिर फीटस, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, यूटराइन वॉल एंड देन मदर। नेक्स्ट सीक्वेंस जो आप ध्यान रख सकते हैं वो पार्चुरेशन वाला है, किस तरह से बेबी का डिलीवरी होता है। जब बेबी जो है फुल डेवलप्ड हो जाता है 9 मंथ्स में, तो क्या होता है ना, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जैसे कम होता है तो प्लेसेंटा वीक हो जाती है एंड प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करती है विच इज CRH। इसके बाद में ये सारे सीक्वेंसेस आते हैं। फीटस जो है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट करता है, जिसके वजह से माइल्ड कंट्रैक्शन होती है यूट्रस के वॉल में एंड उसी को हम लोग फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। जैसे ये फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है तो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटेशन रिलीज होगा, यूट्राइन में कंट्रैक्शन होगा, फिर ऑक्सीटेशन रिलीज होगा एंड इस तरह से कंट्रैक्शंस होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव फीडबैक मिलता है एंड फिर आराम से फिर पार्चुरेशन हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है। सो ये एक छोटा सा सीक्वेंस था। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस बनता है मेमोरी ग्लैंड से। जो एक मेमोरी ग्लैंड होता है वो फैट और मेमोरी लोब्स से मिलकर के बनता है। कई सारे मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं। एक लोब की बात करें तो एक मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं। ये जो एल्वोलाई है इनका गुच्छा प्रेजेंट होता है और हर एक एल्वोलाई में से उनकी डक्ट निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल। एक लोब की सारी मेमोरी टिब्यूल जो है वो मिल करके मेमोरी डक्ट बनाती हैं। ठीक वैसे ही 15 से 20 जितने भी मेमोरी लोब्स हैं उन सबका अपना अपना मेमोरी डक्ट होगा। अब ये जितनी भी मेमोरी डक्ट है हर एक लोब की, वो फ्यूज होकर के बनाती है मेमोरी एम्पुला। फिर मेमोरी एम्पुला लैक्टिफरस डक्ट में ओपन होता है एंड फिर लैक्टिफरस डक्ट से निपल आता है। सो सीक्वेंस क्या है? मेमोरी ग्लैंड है जो कि 15 से 20 लोब्स में डिवाइडेड है। फिर उसमें उन लोब्स में क्या प्रेजेंट है? एल्वोलाई प्रेजेंट है। एल्वोलाई से डक्ट निकलती है मेमोरी टिब्यूल्स। मेमोरी टिब्यूल्स क्या आगे बनाता है? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी एम्पुला वाला रीजन है एंड देन लैक्टिफरस डक्ट एंड लास्ट में निपल। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन था, जहाँ से ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन पूछने के, वो है फीटल डेवलपमेंट किस तरह से सीक्वेंस में जाता है। फर्स्ट 1 मंथ में सबसे पहले क्या मिलता है? हार्ट इज़ फॉर्म्ड एंड हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको डॉक्टर्स जो है स्टेथोस्कोप लगा करके सुन सकते हैं। सो फर्स्ट मंथ में हार्ट इज़ फॉर्म्ड एंड इट स्टार्ट्स बीटिंग। सेकेंड मंथ में उसके एंड में लिम्स एंड डिजिट्स बन जाती हैं। थर्ड मंथ के लास्ट में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स बन जाती हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बन जाता है। फिफ्थ मंथ में हेयर होता है, हेयर आना स्टार्ट करता है हेड के ऊपर, सबसे पहले सर पे बाल आएगा, फिर मदर को फर्स्ट मूवमेंट फील होती है। 6th मंथ के एंड में हेयर पूरे बॉडी पे आ जाता है। उसके बाद में आईलैशेस बन जाती हैं। फिर आईलिड्स जो है, उनकी आंखें जो आईलिड्स हैं वो ओपन होती हैं। लास्ट इन एंड ऑफ 9th मंथ फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर बर्थ। तो इस तरह से सीक्वेंस में पूछ सकता है। आपको मेंशन नहीं करेगा कि फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ है, जस्ट आपको ये फीटल डेवलपमेंट क्या क्या हो रही है वो दे देगा, फिर आपको उसमें अरेंज करके बताना पड़ेगा। अब एक्चुअल में नीट में कितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नीट 2016 फेज 2 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये वाला स्पर्म के ट्रांसपोर्ट से पूछा था। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले सेमिनिफरस टिब्यूल से स्टार्ट होगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 और 4 को तो काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेमिनिफरस टिब्यूल से स्टार्टिंग नहीं हुई है। सेकेंड या फिर थर्ड दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब सेमिनिफरस टिब्यूल के बाद में वासा इफ्रेंशिया थोड़ी आ जाएगा, उसके बाद में एपिडिडाइमिस, नहीं, ये नहीं होगा। 2 में दिया है सेमिनिफरस टिब्यूल्स, सही है। रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया,
एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और फिर यूरेथ्रल मीटस। यही सही होना चाहिए क्योंकि हमने यही सीक्वेंस पढ़ा था, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ था, ये भी सेम वही स्पर्म के ट्रांसपोर्ट से ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से नीट 2026 में जो कि पूछा था, अभी मैंने आपको बताया था ना, अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर्स या फिर स्ट्रक्चर अराउंड द फीमेल गैमेट दैट इज द ओवम फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। तो सबसे बाहर क्या था, कोरोना रेडिएटा की सेल्स थी, यानी सी सबसे पहले आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों में से कोई एक हो सकता है। एंड लास्ट में क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, यानी लास्ट में क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो सी पहले होगा, लास्ट में डी होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीनीट 2024 में पूछा हुआ था, मेमोरी ग्लैंड से पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड ट्रांसवर्सिंग द रूट ऑफ मिल्क इजेक्शन किस तरह से होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, मेमोरी लोब्स के अंदर प्रेजेंट मेमोरी एल्वुलस से स्टार्टिंग होगा। यहाँ पे लोब्स दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया है, मेमोरी एल्वुलस दिया है, तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। सी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। एंड सबसे लास्ट में क्या था, लैक्टिफरस डक्ट था जो कि ओपन हुआ था निपल में, यानी सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, लैक्टिफरस डक्ट होना चाहिए। यानी स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, सी, एंड एंडिंग क्या होना चाहिए, बी। तो सी और बी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कोई भी एज सच क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो रहा था, फिर भी मैं ढूंढ के एक क्वेश्चन निकाल ही ली। यहाँ से क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट पार्ट जो है, किस तरह से आर्टिफिशियली लैब के अंदर जाइगोट को बनाया जाता है एंड उसको ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, उसका एक सीक्वेंस बन रहा था। क्या किया जाता है, ओवम को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में स्पर्म का कलेक्शन होता है, उसको इन विट्रो फर्टिलाइज किया जाता है। इन विट्रो यानी लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनेगा, ओवम स्पर्म मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं 2 से 8 वाली स्टेज जो है ब्लास्टोमियर्स, उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाला जाता है। फैलोपियन ट्यूब में डाला गया तो जाइगोट का कहाँ डाला हमने, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर किया है तो जिफ्ट, या फिर अगर एम्ब्रियो जो है मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स उसके अंदर प्रेजेंट है, यानी मोरुला वाले स्टेज के और आगे वाला स्टेज, उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ से एक सीक्वेंस बन रहा था, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे भी बहुत ढूंढने के बाद एक सीक्वेंस मिला है मेरे को। सीक्वेंस में आपको याद रखना है, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, किस तरह से डिजायर्ड हाइब्रिड बनाया जाता है। इमैस्कुलेशन होता है, बैगिंग होता है, डी बैगिंग होता है, एंड लास्ट में री बैगिंग होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जैसे कि मेंडल ने पी को चूज किया था। पी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होगा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सबसे पहले इमैस्कुलेशन किया जाता है, जहाँ पर एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। वो जो फ्लावर है उसके अंदर से एंथर को हटा दिया जाएगा, ताकि वो जो एंथर है अपने ही स्टिग्मा पर लैंड करके सेल्फ पॉलिनेशन न कर पाए। सो टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग एंथर्स को रिमूव कर देते हैं, इमैस्कुलेटेड फ्लावर बना लेते हैं। उसके बाद में ये जो सिर्फ स्टिग्मा वाला प्रेजेंट है, सिर्फ फीमेल पार्ट है ये, इसको हम लोग बैगिंग कर देते हैं। कोई भी बटर पेपर वगैरह से इसको बैग कर दिया जाता है, ढक करके रख दिया जाता है, ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन, दूसरा पॉलन ग्रेन भी आकर के इस पर लैंड न करे, उसके लिए इसको बैगिंग कर दिया जाता है। जब ये जो स्टिग्मा है ये रिसेप्टिव हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो इसको डी बैगिंग किया जाता है, बटर पेपर को हटाया जाता है। उसके बाद में अपना डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को इसके ऊपर डस्ट किया जाता है, एंड फिर डस्ट करने के बाद इसको वापस से ढक दिया जाता है, री बैगिंग कर देते हैं, ताकि फिर से कोई भी कंटामिनेशन या फिर अनवांटेड पॉलन ग्रेन आकर के लैंड न करे। इस तरह से हमारा डिजायर्ड फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होगा, एंड इसको हम लोग ग्रो करेंगे, एंड फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमारे डिजायर्ड्स प्लांट मिलेंगी। सो इमैस्कुलेशन होता है, बैगिंग होता है, डी बैगिंग होता है, और फिर लास्ट में री बैगिंग होता है। नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है, इट इज सेंट्रल डोगमा के स्टेप्स। PYQ भी है नीट का। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, डीएनए से डीएनए का बनना, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से mRNA का बनना, आरएनए का बनना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। सो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के स्टेप्स से, जो कि ग्रिफिथ ने इसको किया था। देखिए बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन होती है, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो होता है स्मूथ स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन होता है। एस स्ट्रेन वाले को जब माइस के अंदर, चूहा के अंदर डाला गया तो माइस जो है वो मर गया। आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया माइस में तो माइस जो है वो जिंदा रहा। सो स्मूथ वाले से मर रहा है, रफ वाले से जिंदा रह रहा है। थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन जिससे माइस मर जा रहा था, उन्होंने सोचा इसको हीट किल्ड कर देते हैं, इसको पूरा तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो अब क्या करेगा, ये इंजेक्ट करेंगे जब माइस में तो माइस जिंदा रहेगा। बिल्कुल उनकी बात सही हुई। एस स्ट्रेन को हीट किल किया, इंजेक्ट किया माइस में तो माइस क्या हुआ, जिंदा रह गया। अब उन्होंने एक्स्ट्रा लेवल पर दिमाग लगाया कि जब एस स्ट्रेन को किल कर दे रहे हैं तो माइस जिंदा रह रहा है, और आर स्ट्रेन को डालने से भी माइस जो है वो जिंदा रह रहा है, तो दोनों को मिला करके मैं डाल देता हूँ, माइस तो अभी भी जिंदा होना चाहिए। लेकिन इस बार उनकी नहीं चलती है। एस स्ट्रेन हीट किल था, आर स्ट्रेन लाइव जो था ये नॉर्मल था। इसको मिक्स करके उन्होंने जब माइस में इंजेक्ट कराया, जो माइस जो है वो तो मर गया। तो हुआ क्या यहाँ पे, एस स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी, उन्हें नहीं मालूम था कि क्या चीज़ था, वो डीएनए था। एस स्ट्रेन के अंदर जो डीएनए था वो आर स्ट्रेन को, लाइव जो है आर स्ट्रेन को उसने एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। एंड एस स्ट्रेन का काम ही है माइस को मार डालना। तो एस स्ट्रेन एक्टिव हो गया, आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन बना एंड एस स्ट्रेन ने माइस को डाई करवा दिया। तो इस तरह से स्टेप्स हैं, एस स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन आया, फिर हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड देन दोनों को मिक्स करके उन्होंने किया, तो फिर माइस जो है वो मर गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हर्सी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। इसके स्टेप्स पूछ सकता है। सबसे पहले इन्होंने इन्फेक्शन करवाया, फिर ब्लेंडिंग करवाई एंड देन सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। सो इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड देन सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या है इसको समझे अगर, तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करवाता है। बेसिकली इन्हें मटेरियल आइडेंटिफाई करना था कि प्रोटीन है या फिर डीएनए है, इन दोनों में से क्या है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ऐसा काम किया था। सो फर्स्ट केस में उन्होंने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बना दिया। जो बैक्टीरिया का कवर होता है प्रोटीन से बना होता है उसको उन्होंने रेडियो एक्टिव किया। सेकेंड केस में उन्होंने डीएनए को रेडियो एक्टिव से लेबल कर दिया, रेडियो एक्टिव डीएनए को कर दिया ताकि इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। सो जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव सल्फर उन्होंने लिया, S35 लिया उन्होंने। एंड डीएनए में जहाँ पे उन्होंने रेडियो एक्टिव डीएनए को किया तो डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, वहाँ पे फॉस्फोरस 32 को उन्होंने लिया जो कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। अब इन दोनों लोगों को क्या कराया गया, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन करवाया गया। जैसे ये बैक्टीरिया से इन्फेक्शन करेंगे तो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन जब वायरस करेगा तो वायरस का काम क्या होता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के सेल के अंदर डालेगा वो, ताकि अपने प्रोजनी को बढ़ाएगा। तो वो बैक्टीरिया के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को डाल देगा दोनों केसेस में। फिर सेकेंड स्टेप होती है ब्लेंडिंग। बहुत तेज़ी तरह से ये पूरे चीज़ को घुमाया जाता है जिसके अंदर ये हो रहा है, फ्लास्क के अंदर या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर जहाँ भी हो रहा है ये रिएक्शन, उसको ब्लेंडिंग की जाती है। ब्लेंडिंग करने से क्या होगा कि जो वायरस है उसका जो बाहर वाले ये सब चीज़ है वो ब्लेंडिंग की वजह से, घुमाने की वजह से वो बाहर चला जाएगा, हट जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। एंड जो अंदर जा चुका है वो अब तो अंदर ही है। तो फर्स्ट केस में उन्होंने क्या नोटिस किया कि सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की ही नहीं गई। तो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट कहाँ से करोगे भाई, प्रोटीन का जो कोट था वो रेडियो एक्टिव था एंड प्रोटीन का कोट तो बाहर चला गया। फर्स्ट केस में डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था एंड वही सेल के अंदर आया एंड वही हमें मिला। सेल जो है वो भारी हो गया एंड नीचे आकर के वो सेटल कर जाता है, तो उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। एंड क्योंकि जो लाइट हल्का चीज़ है प्रोटीन का कोट वो ऊपर आ गया, सुपर नेटेंट में आ गया रेडियो एक्टिव, वहाँ पे सल्फर देखने को मिला। सो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट कहाँ पे गया, सुपर नेटेंट में डिटेक्ट किया गया। सेकेंड केस में क्या हुआ, अंदर जो डीएनए यहाँ पे रेडियो एक्टिव हमने लिया था तो डीएनए रेडियो एक्टिव वाला सेल के अंदर आ गया। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल्स, सेल्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की गई। और सुपर नेटेंट में जहाँ पे ये सिर्फ बैक्टीरिया का प्रोटीन वाला पार्ट था, जो हल्का पार्ट था, वहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिविटी देखी ही नहीं गई। सो इस तरह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो जो चीज़ सेल के अंदर एंटर कर रही है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। एंड यही जब सेल के अंदर एंटर करता है तो जितना भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वगैरह है वो ये सब करवाता है, ना कि प्रोटीन कोट। जो प्रोटीन है वो नहीं करता है, वो तो भाई बाहर निकल गया।
नेक्स्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरह से होता है, उसका स्टेप्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नहीं पूछेगा, इतनी बुरी स्थिति नहीं आने वाली है, क्योंकि बाकी और भी बहुत ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन जहाँ डीएनए से आरएनए बनता है, वो जो पूरा यूनिट होती है जो ये काम करवाती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। एंड स्टार्टिंग कहाँ से होती है, प्रोमोटर से, फिर बीच में आता है स्ट्रक्चरल जीन एंड लास्ट में आता है टर्मिनेटर। ये सीक्वेंस याद रखिए, प्रोमोटर, देन स्ट्रक्चरल जीन एंड लास्ट में टर्मिनेटर। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये कैसे प्रोसेस होता है, सो बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ में ज्वाइन करता है, सिग्मा फैक्टर स्टार्ट फैक्टर की तरह एक्ट करेगा एंड प्रोमोटर रीजन से ये जाकर के बाइंड कर जाता है आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टार्ट होती है, इनिशिएशन होता है। जैसे ही इनिशिएट होगा तो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये खुलेंगे एंड आगे आगे जैसे जैसे ये मूव करते जाएगा तो फिर आरएनए जो है वो बनते जाएगा, इलोंगेशन वाला फेज देखने को मिलेगा, ये आगे मूव कर रहा है एंड लास्ट में जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ में रो फैक्टर आ जाता है, इसको रोक देता है, टर्मिनेशन हो जाता है एंड फिर आरएनए जो है वो रिलीज हो जाता है बना हुआ। सो इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये सीक्वेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरी ओर यूकैरियोट्स के अंदर थोड़ा सा स्पेशल मैकेनिज्म होता है, वो डायरेक्ट इस तरह से नहीं हो जाता ये 3 स्टेप्स में, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर जब एमआरएनए बनता है तो उसमें एक्सॉन, इंट्रॉन, जो ज़रूरी की चीज़ें नहीं है जैसे इंट्रॉन, ये भी प्रेजेंट होता है, तो उसको पहले रिमूव किया जाता है और फिर जो आरएनए है उसको अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है कि ये साइटोप्लाज्म में जाए, तो जो भी इंजाइम्स प्रेजेंट है वो इसको तोड़ ताड़ ना दे, कट ना कर दे, तो इसे रेडी किया जाता है न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनटू द साइटोप्लाज्म। तो इसमें कैपिंग की जाती है, स्प्लाइसिंग की जाती है, फिर टेलिंग की जाती है। जो एचएनआरएनए बनता है इसमें इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स प्रेजेंट है, तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले कैपिंग की जाती है, जो 5' एंड होता है वहाँ पर कैपिंग की जाएगी। उसके बाद में स्प्लाइसिंग किया जाता है, इंट्रॉन्स को निकाला जाता है एंड लास्ट में क्या होता है, टेलिंग होता है, जो 3' एंड है वहाँ पे पॉली ए टेल ऐड होता है, फिर लास्ट में बचता है मैच्योर एमआरएनए एंड इट इज़ रेडी फॉर ट्रांसपोर्ट इनटू द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो है लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन से यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में 3 आते हैं, Z आता है, Y आता है, A आता है। Z वाला जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, Y वाला जीन परमिएज प्रोटीन बनाता है एंड A जो है वो ट्रांसक्रिप्टेज बनाता है, ZYA। ओपेरॉन का सीक्वेंस आपको याद रखना है, रेगुलेटर जीन होता है, फिर रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है रेगुलेटर जीन एंड यही रिप्रेसर प्रोटीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है ये ऑपरेटर के साथ में जाके जुड़ता है एंड ये जो लैक ओपेरॉन है इसके ट्रांसक्रिप्शन को रोक करके रखता है। ठीक है, आपको सीक्वेंस याद रखना है, रेगुलेटर जीन, रिप्रेसर बनता है, फिर ऑपरेटर वाला रीजन आता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन्स आते हैं ZYA एंड इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने आपको बताया, डिटेल में देखना है तो आप इस वीडियो पे जा करके देख सकते हैं। स्टार्टिंग में जब ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है तो लैक्टोज को तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, तो रेगुलेटर जीन जो है रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है और रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ में जुड़ता है। तो ऑपरेटर के साथ में जब जुड़ता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे मूव नहीं कर पाता है, आगे मूव ही नहीं करेगा तो फिर वो जो डीएनए उससे आरएनए नहीं बनवा पाएगा एंड फिर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, हेंस ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने वाली। लेकिन जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं रहता है, लैक्टोज ही प्रेजेंट है, तो लैक्टोज जो जब एंटर करता है इस पूरे साइकिल में तो लैक्टोज एलो लैक्टोज बनवाता है। एलो लैक्टोज क्या करता है, रिप्रेसर जो था ना उसको इनएक्टिवेट कर देगा। इनएक्टिवेट कर देगा तो अब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ में जाकर के बाइंड नहीं करेगा, अब ऑपरेटर एकदम खुला खुला है, अब आराम से वो आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने देगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, एंजाइम का सिंथेसिस होगा एंड फिर ये सारे एंजाइम्स मिल करके लैक्टोज की एंट्री करवाते हैं सेल में एंड वहाँ पे लैक्टोज के ब्रेकडाउन करवाएंगे, फिर ग्लूकोज बनेगा एंड आराम से बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि यहीं पे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आता है उसका भी स्टेप इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम लोग पीसीआर यूज़ करते हैं, सेम पीसीआर हम लोग बायोटेक में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग पहले यहीं पे पढ़ लेते हैं पीसीआर के बारे में भी। पीसीआर में 3 मेजर स्टेप्स होती हैं, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। 1000 बार, सॉरी एग्जाजरेशन हो गया ये थोड़ा सा, लेकिन कई बार नीट में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन।
सबसे पहले जो डीएनए होता है उसको डीनेचुरेशन होता है, दोनों बॉन्ड्स जो है ये बीच की बॉन्ड्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं अलग अलग पार्ट्स में। फिर जो है प्राइमर आकर जुड़ता है अनीलिंग वाले स्टेप में। प्राइमर जैसे जुड़ेगा तो डीएनए पॉलीमरेज फिर आगे की पूरी स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर देता है एंड 2 न्यू ऐसे डीएनए के स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से डीएनए को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करने के लिए पीसीआर को यूज़ किया जाता है। नियरली एक साइकिल में 1 बिलियन टाइम्स जो है डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट सीक्वेंस जो है ये एनसीईआरटी में मेंशन किया है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का स्टेप्स है ये स्टेप्स एज इट इज़ आप 6 का 6 स्टेप्स दिया है, याद कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप होता है डीएनए का आइसोलेशन, जो भी सेल है वहाँ से हम लोग पूरे उसके बाहर की सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल ये सब तोड़ ताड़ करके हम लोग को डीएनए निकालना है। आइसोलेट करेंगे डीएनए को, देन डाइजेशन करेंगे डीएनए का बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कैंची की तरह काम करता है, कट कर देगा डीएनए को पीसेस में। उसके बाद में इन पीसेस को हम लोग सेपरेट करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस वो वाला जो होता है डायग्राम यहाँ लगा दे रही हूँ, इस वाले पूरे मशीन में डाल करके साइज़ के बेसिस पर डीएनए को सेपरेट किया जाता है। उसके बाद में जैसे डीएनए अपने साइजेस के बेसिस पर सेपरेट हो जाते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको ब्लॉटिंग बोलते हैं। ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, जैसे कि नाइलॉन हो गया, नाइट्रोसेल्यूलोज हो गया, उसमें इसको ब्लॉट कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। अब हमें डीएनए मिल गया है उसका स्ट्रैंड, फिर हम लोग इसको हाइब्रिडाइजेशन करते हैं अपने हिसाब से। वीएनटीआर प्रोब लगाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे होती है एंड उसके बाद में डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी करके डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज कर लिया जाता है। मूव करते हैं इस चैप्टर यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पीवाईक्यूज पर। नीट 2021 में और एआईपीएमटी 2013 में ये सेंट्रल डोगमा से क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे इसने लेवल किया ए यानी यहाँ पे क्या है, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन। फिर बी यहाँ पे दिया है, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से एमआरएनए का बनना। उसके बाद क्या होता है, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, यानी डी यहाँ पे प्रोटीन होगा और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो सी से पूछा है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, रेप्लिकेशन से एंड एंडिंग होगी प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर 2 या 4 दोनों में से कोई एक हो सकता है। रेप्लिकेशन के बाद था क्या था, ट्रांसक्रिप्शन था, फिर ट्रांसलेशन था एंड देन प्रोटीन का फॉर्मेशन था। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और फिर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2026 में पूछा हुआ था, वही डीएनए सीक्वेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ईच साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर से पूछा है। तो हमें पता है डाई से याद रखिए, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन, DAE। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यही क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन अ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नीट 2021, नीट 2018 यहाँ पे पूछा हुआ है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2026 यहाँ से पूछा हुआ है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स इन डीएनए एंड दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो जो मैंने सीक्वेंस बताया था वो अप स्ट्रीम से लेकर के डाउन स्ट्रीम के सीक्वेंस में ही बताया था। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, प्रोमोटर से हुआ, फिर स्ट्रक्चरल जीन आया, फिर टर्मिनेटर आया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अप स्ट्रीम से लेकर के डाउन स्ट्रीम ये सीक्वेंस है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग चैप्टर इवोल्यूशन के ऊपर। इवोल्यूशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन इवोल्यूशन का सीक्वेंस है, आपको वो ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ड्रायोपेथिकस होता है स्टार्टिंग में, सबसे पहले ये ही आए थे। ड्रायोपेथिकस के बाद में रामापेथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन और होमो सेपियंस। इसको याद करने की ट्रिक आपको मालूम है तो उसी ट्रिक से याद रखिएगा इसको। इस सीक्वेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड येस, ह्यूमन इवोल्यूशन को आपको अगर एनिमेशन के थ्रू समझना है तो इस वीडियो से आप लोग देख के आराम से, 1 मिनट का वीडियो है मेरे ख्याल से, 1 या 2 मिनट का होगा, एनिमेशन है, आप देख करके आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 1-2 बार आप देख लेंगे तो पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन ही आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट इवोल्यूशन चैप्टर से ये छोटे छोटे कुछ सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है जो फ्रेम किए जा सकते हैं। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लीस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बस आप इसको पढ़ के एक बार चले जाइएगा, स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिए, इसमें कुछ बहुत एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं है। आगे मूव करते हैं, ये डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीक्वेंस बना करके पूछा जा सकता है। ये हमने सबसे पहले लिया हुआ है अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स, डायनासोर्स का है ये, इसके सीक्वेंस को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है ये प्लांट का,
स्केच ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट फॉर्म्स किस तरह से हुए थे। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस टाइम पीरियड के ऊपर। सबसे पहले पेलियोजोइक है, उसके बाद में मीजोजोइक है एंड लास्ट में सीनोजोइक है। जो पेलियोजोइक वाला टाइम पीरियड है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनीफेरस और पर्मियम। एंड मीजोजोइक वाला 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। एंड लास्ट सीनोजोइक वाला 2 पार्ट्स में है, टर्शरी और क्वाटर्नरी। तो इस तरह से ब्रेक कर करके आप याद रखेंगे इस चीज़ को। एंड उसके बाद में टाइम स्केल जो है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एरा, पीरियड और एपॉक। ये भी एक सीक्वेंस यहाँ से पूछ सकता है, एरा, पीरियड एंड एपॉक। नेक्स्ट डायग्राम बेस्ड ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जो मैंने टाइम स्केल बताया है वो इम्पॉर्टेंट है। नीट 2024 का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट 2024 में पूछा था, गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। तो वही ह्यूमन इवोल्यूशन से पूछा हुआ है। पास्ट टू रिसेंट, आपको इस पे ध्यान रखना है। रिसेंट से पास्ट जाता तो अलग सीक्वेंस हो जाता है, यहाँ पे पूछा है पास्ट यानी पुराने वाले से लेकर के रिसेंट फॉर्म पे हमें जाना है। देखिए होमोसेपियंस तो सबको मालूम है, हम लोग हैं एकदम मॉडर्न वाले होमोसेपियंस, यानी बी सबसे लास्ट में होना चाहिए। बी सबसे लास्ट में होगा यानी ऑप्शन नंबर 3 या 4 दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब ए और डी दोनों में से क्या होगा, होमो हैबिलिस आया था पहले एंड देन होमो इरेक्टस आया था, यानी ए होगा उसके बाद में डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, उसके बाद में निएंडरथल्स आए थे एंड लास्ट में होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 फेज 2, अगेन ये ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। टोटल 3 क्वेश्चन अभी मैंने होमवर्क में दिया हुआ है, इन तीनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। कमेंट करने से आपको याद रहेगा ये सारा क्वेश्चन एंड नीट में आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इवोल्यूशन चैप्टर से पूछा है। देखिए टाइम स्केल से क्वेश्चन आ गया ना, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ओल्ड टू रिसेंट ऑफ पीरियड्स इन पेलियोजोइक एरा। पेलियोजोइक एरा जो पहला वाला एरा था, सिलोरियन था, डेवोनियन था, कार्बोनीफेरस था और पर्मियम था। श्री देवी कारपर, इतना आप याद रखिए, श्री देवी कारपर ये पेलियोजोइक का है, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, सिलोरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस एंड पर्मियन। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल से नीट 2026 का ये क्वेश्चन भी था। आपको ध्यान रखना है, मैं सिंपली बता रही हूँ। फीमेल एनोफिलिस बाइट करती है, जब एक फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो बाइट करेगी तो वो इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइड्स को हमारे ब्लड में एंटर करवा देगी, क्योंकि उसने डस दिया है तो अब स्पोरोजोइड्स हमारे ब्लड में एंटर करेगा। फीमेल एनोफिलिस ने बाइट किया, स्पोरोजोइड्स एंटर किया हमारे ब्लड में। ये स्पोरोजोइड्स लीवर में सबसे पहले जाता है एंड लीवर को इन्फेक्ट करता है। लीवर में जाके अपने नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। उसके बाद में लीवर के सेल्स को रप्चर करवाता है। रप्चर करके वो फिर कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, हमारे आरबीसी के अंदर जाता है। फिर वहाँ पर अपने नंबर को बढ़ाना स्टार्ट करेगा, फिर वो आरबीसी का भी रप्चर कर देगा। आरबीसी रप्चर जैसे होते हैं तो हमें फिर फीवर और चिल्स देखने को मिलता है। एंड ये जैसे आरबीसी का रप्चर वाला साइकिल जितने बार रिपीट होगा, जितने दिन में ये रिपीट होगा, वैसे ही उतने दिन में हम लोग को फीवर देखने को मिलता है। किसी को 3 दिन में आता है, किसी को 4 दिन में आता है, फीवर एंड चिल्स देखने को मिलते हैं। सो ये पूरा स्टेज है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HIV का इन्फेक्शन होता किस तरह से है। रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, ये NCERT का डायग्राम है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको। सबसे पहले HIV जो है वो एंट्री करेगा। HIV का घर ही होता है माइक्रोफाज, वहीं पे ये इन्फेक्शन करता है उन वाले सेल्स को। HIV एंट्री करेगा माइक्रोफाज में इन्फेक्शन करके, जो HIV वायरस जो है उसके अंदर RNA होगा, वो उस RNA को इन्फेक्शन करके अंदर दे देगा। वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल। फिर ये जो वायरल RNA है, RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जुड़ करके इस RNA को क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, RNA से DNA बनाएगा। जैसे ही ये DNA बनेगा तो ये जो एनिमल सेल का DNA है उसके साथ में ये जो DNA है, वायरल DNA, वो जुड़ जाता है इंटीग्रेज एंजाइम के वजह से एंड फिर जुड़ जाएगा। उसके बाद में अब क्योंकि ये DNA के साथ में जुड़ गया है वायरल DNA, तो वायरल DNA अब क्या करेगा, DNA से RNA बनेगा, वायरल RNA बनेगा, क्योंकि DNA जुड़ा हुआ था वायरल वाला, तो वायरल RNA बनेगा। फिर न्यू वायरसेस यहीं से RNA जो है वो बना लेगा।
फिर न्यू वायरस बनेंगे एंड सेल का ये रप्चर करता है एंड न्यू वायरसेस जो है वो बाहर निकलती हैं और अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है। इसके वजह से क्या होता है, जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं, हेल्पर टी सेल्स, उन टी सेल्स का काफ़ी ज़्यादा नंबर कम हो जाता है। उनका नंबर कम होने की वजह से इम्यूनिटी हमारी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है एंड एक लेवल पर जब टी सेल्स आते हैं, इनका नंबर जितना कम हो जाता है, फिर एड्स जो है वो कॉज हो जाता है। सो ये पूरा सीक्वेंस था, HIV का एंट्री, फिर मार्कोफाज में इन्फेक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फिर वायरल DNA का इंटीग्रेशन होगा, वायरस का प्रोडक्शन होगा, हेल्पर टी सेल्स कम हो जाएंगे, इम्यून डिफिशियंसी होगी एंड एड्स होगा। नेक्स्ट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी स्किड, जो कि ADA डिफिशियंसी भी हम लोग इसको बोलते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ईयर गर्ल के अंदर ये नोटिस किया गया था फर्स्ट टाइम। उस गर्ल के अंदर क्या था, ADA डिफिशियंसी थी, एडिनोसिन डीएमिनेज इंजाइम की डिफिशियंसी की थी एंड ये इंजाइम जो है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, नेसेसरी होता है कि हमारे लिम्फोसाइट्स को प्रोलिफरेट कराने में, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये क्या बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं एंड हमें इम्यूनिटी देती हैं। अब ये इंजाइम ही नहीं बन रहा है क्योंकि जीन में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, तो फिर उस गर्ल के अंदर जो था इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई थी। इस चीज़ को किस तरह से ठीक किया जाता है, इसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, 6 स्टेप्स में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब क्योंकि वो जो अफेक्टेड पर्सन है उसके लिम्फोसाइट्स में ही दिक्कत है, WBC जो है उसमें दिक्कत है, तो उसके जो लिम्फोसाइट्स हैं उसी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद इन्हीं लिम्फोसाइट्स को आर्टिफिशियल सेल कल्चर के अंदर बाहर आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन विट्रो ग्रो कराया जाता है लिम्फोसाइट्स को। अब ये अपने नंबर लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो क्या किया जाता है ना कि एक रेट्रोवायरस जो होता है वायरस, उस रेट्रोवायरस के अंदर हेल्दी DNA, ADA का हेल्दी DNA डाला जाता है, जो कि cDNA कहते हैं हम उसको, कॉम्प्लीमेंट्री DNA, उसी वाले DNA के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। उस रेट्रोवायरस के अंदर ये वाला हम लोग हेल्दी DNA डाल देते हैं। अब इस रेट्रोवायरस को उन सारे सेल्स पे जो कल्चर कराया था हमने उस पे इन्फेक्ट करवाएंगे। अभी हमने पढ़ा था कि इन्फेक्ट करेगा तो वो अपने DNA को अंदर डालेगा सेल के अंदर। तो पहले क्या था कि जीन में दिक्कत था, अब उस जीन में दिक्कत था जिसकी वजह से ये सारा आगे ADA की डिफिशियंसी हो रही थी। अब क्योंकि हमने उन सारे सेल्स में हमने हेल्दी ADA का जीन डाल दिया है, तो जीन ही अब एकदम हमने सही कर दिया है, तो जीन से फिर ADA बनेगा, ADA फिर आगे प्रोलिफरेशन करवाएगा वो लिम्फोसाइट्स वगैरह का, फिर इम्यूनिटी उस तरह से रीगेन हो जाती है। अब पेशेंट के अंदर ये हेल्दी लिम्फोसाइट्स चले गए हैं, लेकिन कुछ दिन तक ये सब चलेगा क्योंकि लिम्फोसाइट्स अमर सेल्स नहीं है, वो हमेशा जिंदा नहीं रहेंगी, उसका भी डेथ होने वाला है। जितना हमने सेल्स दिया था उसका डेथ हो जाएगा, तो फिर आगे कैसे होगा, फिर दिक्कत होगी। तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन किया जाता है, ऐसे ही सेल्स बनाई जाती हैं, फिर उसके अंदर डाला जाता है, फिर निकाला जाता है, फिर उसको वैसे ही इन्फेक्ट करवा करके रेट्रोवायरस से अच्छा वाला बना करके सेल फिर उसको डाला जाता है, इन्फ्यूज़ किया जाता है। सो पीरियोडिक इन्फ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। इसका परमानेंट क्योर है कि क्या किया जाए, उस हेल्दी ADA यानी cDNA को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए सीधा बोन मैरो सेल्स के अंदर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जो फीटस जो है वो मदर के वोम में प्रेजेंट होगा, तभी उसके बोन मैरो सेल्स के अंदर इस ADA वाले cDNA को जब डाल दिया जाएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये डाला गया है, तो अब आराम से वहीं से फिर जेनेटिकली हो जाएगा वो, और फिर जब जितने भी लिम्फोसाइट्स आगे बनेंगे वो सारे हेल्दी ही होंगे। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से नीट 2026 का PYQ जो मैंने आपसे अभी कहा था, द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, अरेंज द स्टेजेस इन द प्रॉपर ऑर्डर। सो बेसिकली वही फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो का ये पूछ रहा है। सो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, फीमेल मॉस्क्यूटो क्या करता है, बाइट करता है, स्पोरोजोइड्स को हमारे अंदर डालेगा, यानी ई पहले होना चाहिए। फीमेल मॉस्क्यूटो इंजेक्ट्स स्पोरोजोइड्स इनटू ह्यूमंस ड्यूरिंग बाइट, ई पहले होगा तो ऑप्शन नंबर 1 या 4 दोनों में से कोई एक हो सकता है। बाइट करता है तो क्या होता है, स्पोरोजोइट्स जो है वो ब्लड के थ्रू फिर लीवर में एंटर करता है, यानी ई के बाद में डी होना चाहिए, स्पोरोजोइट्स रीच द लीवर थ्रू द ब्लड, यानी ई के बाद डी, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। 2 ही स्टेटमेंट हमने पढ़ा एंड हमारा आंसर आ गया। इस तरह से ही आपको नीट के अंदर सॉल्व करना है। नेक्स्ट चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वेरी गुड। यहाँ से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, सो बी हैप्पी फॉर दिस। नेक्स्ट चैप्टर मूव करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, एंड उसके बाद में उसका एप्लीकेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी, वो चैप्टर को देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में पहला क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि आखिर हम लोग किस तरह से रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं,
किस तरह से हम लोग एक डीएनए के अंदर फॉरेन डीएनए को लगाते हैं एंड एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले तो हम लोग डीएनए को आइसोलेट करेंगे, जिस भी डीएनए को हमें प्लाज्मिड के साथ में जोड़ना है। सो आइसोलेशन करेंगे डीएनए का, कटिंग करेंगे डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेम स्टार्टिंग वाली वही फिंगरप्रिंटिंग में जो पड़ा था वही स्टार्टिंग पॉइंट है इसका भी। आइसोलेशन ऑफ डीएनए करा और कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे। जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस पूरे डीएनए का तो काम नहीं है, जो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट बनवा सकता है उस पार्ट ऑफ जीन को हम लोग लेते हैं। सो आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसका एम्पलीफिकेशन कर दिया जाएगा, बहुत सारा उसका एम्पलीफाई करके बना देंगे पीसीआर में। फिर उसको हम लोग लेंगे एंड वेक्टर, जो कि वेक्टर है, उसके साथ में इसको जोड़ देंगे, लाइगेशन इनटू वेक्टर। वेक्टर जो है अब उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे इनटू होस्ट, यही वेक्टर लेकर के जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे किस में ट्रांसफॉर्म हुआ है, किस में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। जिसमें हुआ होगा उसको सेलेक्ट करके फिर उसको एक्सप्रेस करा जाता है फॉरेन जीन को, बहुत सारा ऐसा बनाया जाता है। फिर उस तरह हमको प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट का फिर लास्ट में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है, जिसके अंदर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन होता है। सो ये पूरा ओवरऑल सीक्वेंस था बायोटेक्नोलॉजी हम लोग कैसे करते हैं। उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वाला सीक्वेंस है। इस तरह से हमने फॉरेन डीएनए को लिया एंड प्लाज्मिड को लिया, जो कि हमारा वेक्टर है, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे होस्ट के अंदर। फिर ये फॉरेन डीएनए को टुकड़े टुकड़े कट किया है, डिजायर्ड अपना जो है उसके साथ में लाइगेजेस एंजाइम को लेकर के इस पे जोड़ दिया जाएगा अपने वेक्टर पे। इसके बाद में इसका ट्रांसफॉर्मेशन कराया जाता है, मोस्टली ई कोलाई होस्ट को लिया जाता है। फिर ये सारा चीज़ इसके अंदर चला जाएगा, फिर क्लोनिंग की जाएगी, बहुत सारे कॉपीज़ बनाया जाएगा, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके आगे का प्रोसेस किया जाएगा। सो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से एक यही पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीसीआर भी था तो वो हमने वहाँ पे देख लिया मॉलिक्यूलर बेसिस में। ओके, सो पीसीआर का ही एक क्वेश्चन यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे लगाया है इस पार्ट में, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में। रीनीट 2024 का क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले क्या था, डाई ऐसे स्टार्ट करना था, डी नेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। अच्छा, यहाँ पे जो डी दिया है, ट्रीटमेंट विथ टैग पॉलीमरेज एंड डी ऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, ये अनीलिंग वाले स्टेप में किया जाता है। उसके बाद में एक्सटेंशन होता है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। सो डी नेचुरेशन सी होगा, उसके बाद में अनीलिंग होगा ए, सी के बाद में ए होगा एंड सबसे लास्ट में क्या होगा, एम्पलीफाई हो जाएगा डीएनए 1 बिलियन टाइम्स, सी ए एंड लास्ट में होना चाहिए बी, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। तो सी यहाँ पे क्या है, डी नेचुरेशन, फिर अनीलिंग होगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट होगा विथ टैग पॉलीमरेज एंड डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, उसके बाद ई है एक्सटेंशन एंड लास्ट में क्या है बी, एम्पलीफाई हो जाएगा 1 बिलियन टाइम्स एक साइकिल में। नेक्स्ट मूव करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पर। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। सबसे पहला है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बीटी वाला, बीटी कॉटन में जो हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे शुरुआत क्या होता है, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर क्राई जीन नाम का एक जीन प्रेजेंट होता है। ये जीन क्या करता है ना कि ये जीन क्या करेगा, एमआरएनए बनवाएगा एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनवाता है। ये प्रोटीन जो है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, बीटी के अंदर प्रेजेंट होता है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस में। ये जो प्रोटीन है कुछ स्पेसिफिक तरह के इंसेक्ट के ग्रुप्स पर काम करता है। जब वो इंसेक्ट इसको खाता है ना तो वो प्रोटीन उसके गट के अंदर जाता है, अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव हो जाता है एंड उनके गट में पोर्स क्रिएट कर देता है, छेद क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से उनका इंसेक्ट का डेथ हो जाता है। अब इसी पूरे मैकेनिज्म को जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया उन्होंने अपने डिजायर्ड एक प्लांट के अंदर। अब जब भी उस प्लांट के अंदर इस न्यू बायोटेक्नोलॉजी से बनाया हुआ न्यू जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, अब जब वो इंसेक्ट आकर के खाएगा तो अब वो खाएगा तो उसके अंदर क्राई प्रोटीन चला जाएगा, क्राई प्रोटीन का इंजेक्शन कर लेगा। जैसे इंजेक्शन होगा तो एक्टिवेशन हो जाएगा उसके अल्कलाइन गट में, फिर बाइंड करेगा ये उसके गट के एपिथेलियम से, पोर का फॉर्मेशन कर देगा और उसके सेल को तोड़ देगा, लाइसिस हो जाएगी एंड इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। सो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस बीटी वाला किया जाता है। नेक्स्ट नीट का पीवाईक्यू भी है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स आपको याद रखने हैं। किस तरह से सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, किस तरह से दो डिजायर्ड सेल्स को भी फ्यूज करके हम लोग अपने डिजायर्ड प्रोजेनी, अपने डिजायर्ड हाइब्रिड को बना सकते हैं। सबसे पहले हमें सेल चाहिए,
सेल चाहिए तो आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स किया जाता है। 2 सेल्स को जो भी हमको डिजायर्ड चाहिए, इस प्लांट में ये खूबी है, इस प्लांट में ये खूबी है, दोनों की एक एक सेल्स को निकाल ली जाती है। आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स, सिंगल सेल्स को निकाल लिया, फिर उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे हम लोग। सेल वॉल डाइजेस्ट करने के बाद जो बचता है प्रोटोप्लास्ट, उन दोनों को फ्यूज करवाया जाता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट होगा तो फिर प्रोटोप्लास्ट अब मिल गया है, एंड फिर इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट का कल्चर किया जाता है, ग्रोथ करवाया जाता है, एंड फिर हमें एक हाइब्रिड प्लांट जो है वो पूरा का पूरा मिल जाता है। सो ये पूरा स्टेप्स था, आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स, फिर डाइजेशन ऑफ सेल वॉल, फिर आइसोलेशन ऑफ नेकेड प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, एंड लास्ट में कल्चर एंड ग्रोथ। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से वो एक आरएनए इंटरफेरेंस वाला मैकेनिज्म है, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। आरएनए इंटरफेरेंस के पीछे की मैं मैकेनिज्म को बता देती हूँ कि आखिर होता क्या है। हमें मालूम है कि कोई भी एक जीन है, वो जीन क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन मैक्सिमम जो है वो ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन्स आर इंजाइम्स, एंड इंजाइम क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल निमाटोड जो है वो रूट में इन्फेक्ट करता है, टोबैको के रूट्स में इन्फेक्ट करता है, रूट नोड्यूल्स बना देता है। तो वो पैरासाइटाइज करने का उस निमाटोड के अंदर कोई इंजाइम होगा जो पैरासिटिज्म में हेल्प करता होगा। सो इस तरह से हम लोग स्टडी कर लेते हैं, उस निमेटोड के पूरे इस सीक्वेंस को स्टडी कर लेंगे कि वो जीन है कोई, फिर वो कौन सा एमआरएनए बना रहा है, फिर कौन सा प्रोटीन बना रहा है, और फिर उसके फंक्शन ये हैं पैरासिटिज्म वाले एग्जाम्पल। सो अब क्या किया जाता है कि वही एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एक आरएनए बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने इस पर्पल कलर से दिखाया हुआ है। ये क्या होगा, जब ये एमआरएनए इस वाले एमआरएनए के साथ में जुड़ेगा, उस निमाटोड के एमआरएनए से जाकर के जुड़ेगा, तो डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन गई हैं। डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए रह ही नहीं पाती हैं। ये जैसे ही डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनेगा तो रिस्क प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन बाइंड करेगा और इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। टुकड़े टुकड़े करेगा तो एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो इंजाइम नहीं बनेगा, और इंजाइम ही नहीं रहेगा तो वो निमाटोड जो है वो पैरासाइटाइज ही नहीं कर पाएगा, रूट नोड्यूल से जुड़ ही नहीं पाएगा, जुड़ करके वो न्यूट्रिएंट्स को ले ही नहीं पाएगा। सो इस तरह से किया जाता है। मैकेनिज्म क्या है कि हमें इसे आरएनए को साइलेंस कर देना है, आरएनए को इंटरफेयर करना है, हमें यहाँ साइलेंस कर देना है डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना करके। सो ये था यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंसुलिन का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है। हमारे ह्यूमंस के अंदर इंसुलिन जो है वो इमैच्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे सी चेन भी होती है। सी चेन नॉन फंक्शनल चेन होता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये इसीलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है प्रो इंसुलिन। यहाँ पे ए चेन होता है, फिर सी चेन होता है, फिर बी चेन होता है, और ए और बी चेन जो होते हैं वो सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब हमको क्या चाहिए कि हमें ये सी चेन को हटाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ए चाहिए, बी चेन चाहिए, एंड ये दोनों सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होने चाहिए। अब हमें ये किस तरह से मिलेगा इंसुलिन, ए और बी वाला किस तरह से मिलेगा, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि जब ए चेन, बी चेन, सी चेन इस तरह से जुड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं, पहले ए चेन में क्या सीक्वेंस है, अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस है, और बी चेन में क्या है अमीनो एसिड का सीक्वेंस, इसकी स्टडी कर लेते हैं। फिर ए चेन को अलग से बना लिया जाएगा, बी चेन को अलग से बना लिया जाएगा, और उसके बाद में ए और बी को बहुत सारा कल्चर करके ए चेन को फिर बी चेन को और सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाएगा, और हमें इस तरह से इंसुलिन मिल जाएगा जो हमें चाहिए। सो पहले प्रो इंसुलिन की स्टडी करने के लिए कि ए चेन में और बी चेन में कौन से सीक्वेंस है, उसके लिए पैंक्रियाज से एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया। अब उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी स्टडी की जाती है और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया जाता है। उसके सीक्वेंसेस को स्टडी करके ए चेन, बी चेन, फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अलग अलग बना लिया जाता है दोनों का। तो बेसिकली हमें एक ब्लू प्रिंट मिल गया है। उस ब्लू प्रिंट को देख करके लैब में सेपरेटली चेन ए और चेन बी का आर्टिफिशियल डीएनए बनाया जाता है, जिसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है। फिर क्या किया जाता है, इन दोनों को अलग अलग बनाया जाता है, इन दोनों को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाता है अलग अलग, फिर ये अपना प्रोजनी बढ़ाएगा, क्लोन्स बनाएगा। सो ऐसा हमें बहुत सारा इंसुलिन का प्रोटीन मिल जाएगा, ए का अलग, बी का अलग। फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके उन पेप्टाइड्स को अलग अलग सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है। सो इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस रहता है। आपको इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है कि कहाँ से कैसे क्या होता है। अब देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से कितने पीवाईक्यूज कहाँ से पूछे हुए हैं। सबसे पहला पीवाईक्यू है नीट 2023 का। मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के मेन स्टेप्स दिए हुए हैं, उसे हमें स्टेप्स में लगाना है।
सबसे पहले तो हम लोग आइसोलेशन करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट का, यानी सी सबसे पहले होना चाहिए। सी सबसे पहले होगा तो ऑप्शन नंबर 3 या फिर 4 दोनों में से कोई एक हो सकता है। आइसोलेट करने के बाद डीएनए को कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, यानी सी के बाद बी होना चाहिए और सी के बाद में बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नीट 2026 का क्वेश्चन है इसी साल का। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो मैंने यही पूछा था आपसे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाला ये है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया था। बिल्कुल सही देखना है, मैं देखती हूँ कौन सही आंसर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से रीनीट 2024 के अंदर पूछा था। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्शन ऑफ टॉक्सिन इन बीटी कॉटन। वही बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस वाला जो मैंने आपको बताया, उसको करेक्ट सीक्वेंस में हमें लगाना है। ए दिया है द इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, ये होता है बट बाद में होता है। बी दिया है बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस प्रोड्यूस क्रिस्टल्स विद टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। ये सही लग रहा है, बी हमारा सबसे पहले होना चाहिए। बी सबसे पहले होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 या फिर 4 दोनों में से कोई एक हो सकता है, 1 और 3 नहीं होगा। जो बीटी है ये प्रोड्यूस कर रहा है क्रिस्टल्स विद टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन है ये, इनएक्टिव प्रोटीन है ये, जो कि कहाँ पे एक्टिव होगा, इंसेक्ट के गट के अंदर। यानी ई आना चाहिए उसके बाद में बी के, द टॉक्सिन प्रोटीन्स एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इन बैक्टीरिया, यानी बी के बाद में ई आएगा और बी के बाद में ई आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ई के बाद में क्या है, सी द अल्कलाइन पीएच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल्स। फिर ए है द इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट, बिल्कुल सही है। एंड सबसे लास्ट में डी है, क्या होगा लास्ट में, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सर्फेस ऑफ मिड गट सेल्स, क्रिएट पोर्स एंड कॉजेज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट यूनिट इकोलॉजी पर मूव करते हैं। ये पूरा यूनिट से बहुत अच्छे खासे कुछ क्वेश्चंस बन नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी बन सकता है मैंने आपको डिस्कस करवाया है यहाँ पर। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से ये जो एक ग्राफ दिया हुआ है, इसके स्टेजेस से क्वेश्चन पूछ सकता है। लैग फेज होता है ये वाला जो एस शेप में, सिग्मॉइड शेप में है, लैग फेज आता है, फिर लॉग फेज आता है, एक्सपोनेंशियल फेज जिसको बोलते हैं, एंड लास्ट में स्टेशनरी फेज आ जाता है। तो ये स्टेप्स है, ये वाला आपको इस ग्राफ से याद रखना है। नेक्स्ट इकोसिस्टम चैप्टर से 5 स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन जो है वो आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप फ्रेगमेंटेशन, दूसरा स्टेप लीचिंग, तीसरा स्टेप कैटाबॉलिज्म, चौथा स्टेप होता है ह्यूमिफिकेशन एंड लास्ट में आता है मिनरलाइजेशन। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से स्टेप में क्या होता है एंड उस स्टेप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन जहाँ ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस, एंड लास्ट में मिनरलाइजेशन। एनसीईआरटी का ये एक डायग्राम दिया हुआ है, फ्लो चार्ट है, जहाँ पे पहले एक ट्री को दिखाया गया, ट्री ग्रोज इन द सॉइल, फिर उसके एक लीफ को दिखाया गया है, ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड, डेड लीफ है ये डेट्राइटस की तरह काम करेगा। इस डेड लीफ में सम आर ईटेन बाय इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट खा लेते हैं, एंड अदर एनिमल्स। जो न्यूट्रिएंट्स इससे रिलीज होंगी वो दूसरे फूड वेब के अंदर एंटर कर जाता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लीच कर जाती हैं सॉइल के अंदर, और कुछ हिस्सा जो है इसको जो वो लीव्स जो है पार्शली कंज्यूम हो जाएगा बाय डीकम्पोजर, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, एंड दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। तो उसके लूज फॉर्म्स जब ये खाएंगे बैक्टीरिया और फंगी, तो लूज फॉर्म्स आ जाएंगी इन लीव्स की और वो लिटर बन जाएगा। फर्दर डीकम्पोजिशन होगा बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स एंड फंगी। तो यहाँ से फिर एनर्जी निकलेगी, ऑर्गेनिक रिच सॉइल जो बनेगा, एंड फर्दर यहाँ से जो लीच करके केमिकल एक्शन से जो कुछ न्यूट्रिएंट साइंस है, ये सारे जो है ये रिजल्ट करेगा इन ऑर्गेनिक रिच सॉइल, और ये सब कुछ ऑर्गेनिक रिच सॉइल जो है वो अगेन ये प्लांट यूज़ करेगा एंड प्लांट ग्रो करेगा, एंड ये पूरा साइकिल होगा। तो ये एक दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर ले। नेक्स्ट इकोसिस्टम से एक और यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, सबसे फर्स्ट लेवल पे क्या आता है, सन आता है। सन को अगर आप छोड़ दें तो फिर आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड लास्ट में टर्शरी कंज्यूमर आता है। इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइटोप्लैंक्टन दे देगा, अगले वाले में जू प्लैंक्टन दे देगा, फिर फिशेस दे देगा, और फिर ऊपर कुछ टॉप पे दे देगा वेल्स वगैरह दे देगा, टॉप जो कंज्यूमर आती हैं। फिर उसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ सकता है।
नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन पर मूव करते हैं। यहाँ पर बस एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है इस 3 पाई चार्ट से, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड यहाँ पे जितना ये एरिया कवर कर रहा है उस एरिया के बेसिस पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा एरिया जो लिया हुआ है इनवर्टिब्रेट्स में वो इंसेक्ट है। इसके बाद में किसका नंबर जाता होता है, अदर एनिमल के ग्रुप्स, फिर मलस्क और फिर क्रस्टेशियंस। इनवर्टिब्रेट्स का ऑर्डर कैसे आप याद कर रख सकते हैं, आई ओमकार, ये एक छोटा सा बच्चा है, इसका क्या नाम है, ओमकार है, तो ये बता रहा है मेरा नाम क्या है, ओमकार, आई ओमकार। इंसेक्ट, अदर एनिमल ग्रुप्स, मलस्क, क्रस्टेशियंस। नेक्स्ट वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले आती हैं फिशेज, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स। नंबर के बेसिस पर जिसका नंबर ज़्यादा है उसका ये ऑर्डर है। तो आपको याद क्या रखना है, ये राम है, राम कहाँ पे है, FB पर है, फेसबुक पर है। एंड ये बोल रहा है लाइक इट कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो, एंड अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा राम कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। सो FB पर कौन है, राम है। FB से फिशेज और बर्ड्स, और राम से, R में रेप्टाइल्स, A से एम्फीबियंस और M से मैमल्स। लास्ट आता है प्लांट्स का, इसमें आते हैं सबसे पहले एंजियोस्पर्म, फिर फंगी, एल्गी, मॉसेस, फर्न्स एंड एलीज और लास्ट में लाइकन्स। मैंने इसको याद किया है अफम फल से, अफम फल आप कई बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। एंजियोस्पर्म, फंगी, एल्गी और मॉसेस अफम, फल में फर्न्स एंड एलीज एंड लास्ट में लाइकन्स। सो ये पूरा था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा ये सीक्वेंस बेस्ड। मैंने कोशिश किया है कि इसको जल्दी कवर कर लें क्योंकि टाइम नहीं रह गया है, आप लोगों को कल पेपर देने जाना है। सो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट आपके कल के पेपर के लिए। एकदम काम होकर के जो भी सब्जेक्ट आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उस पर आप जाइए, क्वेश्चंस को पढ़िए, जो भी क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको करिए, जो नहीं आ रहा है उसको अभी के लिए छोड़ दीजिएगा, फिर सेकेंड थर्ड राउंड में आप उन क्वेश्चंस पर भी जाइएगा। फिलहाल जितने भी मैंने होमवर्क पूछे हैं आपको उन होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है एंड अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में देते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्ज़ाम।